आपका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का है, तो बच्चों में कुछ ऐसी भ्रांति है कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी को ज़्यादा फेवर होता है, कुछ ऐसा आपको लगता है? सर मुझे लगता है कि कोई भी माध्यम कभी भी किसी सफलता में बाधा नहीं हो सकती है ना। कहते हैं कि जैसे हम समाजशास्त्र में बात करते हैं एक साधन और साध्य की, जी। तो भाषा केवल साधन है, जी। साध्य कभी नहीं हो सकता, जी। तो हमेशा अपनी मेहनत, अपने स्ट्रेटेजी, अपने आत्मविश्वास के बल पर ही आदमी ऊपर जाता है। माध्यम कभी भी बाधा नहीं बन सकती। जी, बहुत अच्छी बात की है साध्य और साधन की। तो मतलब भाषा आप कोई भी हो, आप अगर अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो आप उसमें सक्सेस ही पाएंगे, जी सर। और एक और इसी में आगे मैं पूछना चाहूँगा कि इंजीनियर्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है, ऐसी भी एक भ्रांति बोलूँगा, भ्रांति नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा लोगों के मन में है कि इंजीनियर्स को ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो इसमें आपका क्या मतलब? या तो मुझे लगता है कि इंजीनियर्स ही बहुत ज़्यादा निकल चुके हैं, आपका क्या है इसमें कहना? देखिए सर, इसी में थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, इंजीनियर्स को मतलब इसमें कुछ फ़ायदा होता है, मतलब इंजीनियर्स अलग कुछ सीख कर आते हैं? नहीं सर इसमें मैं जैसे अपनी बात रखना चाहूँगा कि सर संघ लोक सेवा आयोग और किसी भी जो राज्य की लोक सेवा आयोग है, वो हमेशा सिलेबस इस तरह देखकर बनाया जाता है कि जो हर स्ट्रीम के अभ्यर्थी हैं वो इसमें अपनी क्षमताओं को दिखा सके, अपने ड्रीम को अचीव कर सके। बहुत सही बात। तो मुझे लगता है कि सर आप जब भी सिलेबस देखेंगे, जो सर आप भी इंटरव्यू दिए हुए हैं, आप भी लगातार लगे हुए हैं, तो आप भी जानते हैं कि एक हर स्ट्रीम को प्रॉपर तरीके से बांटने की कोशिश, बराबर वेटेज देने का प्रयास किया गया है, ताकि कोई भी एक जो स्ट्रीम होता है वहां पर फायदा ना मिले। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है सर, सभी लगभग लगे हुए हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बायो हो, मैथ्स हो, ठीक है, इंजीनियर्स हैं। मतलब हम जैसा सिलेबस देखें तो चाहे साइंस का हो, आर्ट्स का हो, सबको बराबर वेटेज दिया गया है, जी सर, है ना। तो इसमें मतलब आपको हर क्षेत्र में पूरी तैयारी करनी है ना, जैक ऑफ ऑल बनना है आपको, है ना। तो चीज़ें तभी होंगी। आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे, मतलब कैसे एक इंजीनियरिंग की डिग्री टेक्निकल फील्ड से इस तरफ आने, इस क्षेत्र में आने के लिए? हाँ सर, प्रेरणा स्रोत के बारे में मैं स्टार्टिंग थोड़ा बताना चाहूँगा कि पहले परदेसी राम परदेसी सर थे, कोमल सिंह परदेसी सर, माफी चाहूँगा इसके लिए, राजनांदगांव कलेक्टर थे, जी, ठीक है। और जो हमारी बात हुई थी, फिर आपने बताया भी था कि आपके पिताजी भी साथ में उनके जैसे ADM जो वहाँ पर थे। तो सर वहाँ पर जब उनको देखता था मैं, समारोह होते थे यहाँ पर, स्टेडियम होते थे, वहाँ पर मैं जाया करता था, तो वो मुझे जो एक होता है ना कि सर व्यक्तित्व होता है वहाँ पर जो दिखाई देता है कि अलग तरीके से दिखते हैं, तो उसने मुझे बहुत प्रेरित किया। इसके बाद आगे चल के सर जिला प्रशासन के जो सेमिनार था, है ना, वहाँ पर मैंने देखा, उनसे सबसे मिला हूँ मैं, सॉरी मतलब वहाँ पर उनसे रूबरू होने का मौका मिला उनके माध्यम से, जी आमने सामने जो सेमिनार करते हैं, सेमिनार के थ्रू, है ना। तो वहाँ पर भी आगे पता चला, और उसके बाद में वीडियो आया था सर 2016 में, हिमाचल साहू सर ने वो वाली PSC में टॉप किया हुआ था, उसके पहले आभा मैम ने किया हुआ था। तो वहाँ पर सर सब देख के लगा कि हमको एक ऐसा क्षेत्र चाहिए जहां पर आप अपनी क्षमताओं को दिखा सकें, आप लोगों के लिए कुछ कर सकें, आपके पास में कुछ अथॉरिटी भी हो जो आप लागू करवाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सर ये सब चीजें मुझे आकर्षित किया कि मैं एज अ फील्ड में जाकर, लोगों के बीच में जाकर उनके लिए कार्य करूं। बहुत अच्छी बात बताई। तो एक चीज इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे वीडियोस से प्रभावित हुए, बताया हिमाचल साहू का वीडियो देखा, तो ये आप लोगों के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत रहेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। और हमारा एजुकेन का जो प्रयास है, ये आप लोग को भी ऐसा ही रैंक दिलाएगा आगे, बाहरी तौर पे आपको जो मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है वो चीज़ प्रोवाइड कराएगा। जी सर। मैं आगे और एक चीज़ जोड़ूंगा कि प्रीलिम्स और मेंस में आप कैसे इंटीग्रेटेड तैयारी की, कुछ अलग, और साथ में कुछ आप किस तरीके का मटेरियल पढ़ते थे, सभी लोगों को गाइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी सर, मैं जैसे बताना चाहूँगा कि देखिए सर, कहते हैं कि जितने दार्शनिक उतने विचार उतने मत, क्या बात जैसे हम दर्शन में पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी एक सफल अभ्यर्थी है, जो सफल हुआ है, वर्तमान समय में अधिकारी बने हुए हैं, तो सबका अपना अपना मत रहता है। तो मेरा ये मत है कि सर की इंटीग्रेटेड पैटर्न बहुत अच्छा है सभी चीजों को तैयारी करने के लिए, लेकिन ये चीजें होती है कि अब जब प्रारंभ के दौर पर हैं, जब आपने केवल अपना बैचलर खत्म किया है, आपने कभी स्टडी नहीं किया, आप GS नहीं जानते हैं,
तो वहां पर हमको इंटीग्रेटेड पैटर्न नहीं पढ़ना चाहिए जी। आप पहले प्रारंभिक तौर पर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना चालू कीजिए, सिलेबस को देखने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल प्रारंभिक है तो। लेकिन जब उसके बाद कुछ समय हो जाता है उसके साथ आप दोनों की स्टडी चालू कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल प्रारंभिक के तौर पर हम ये करेंगे कि केवल पीएससी प्री भी करें मेंस भी करें तो वो मिक्स हो जाता है। तो मतलब ऐसा फाउंडेशन की तैयारी एनसीईआरटी की बुक से करना चाहिए। एनसीईआरटी की बुक्स हैं सर, और यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से। पहले तो सर सबसे बड़ी चीज होती है वो है सिलेबस को जानना, है ना। सिलेबस को जानना, आज के अभ्यर्थी केवल दौड़ में कई बार होते हैं कि हम लगे हुए रहते हैं, हमको पता ही नहीं कि सिलेबस क्या है, हमको मेंस का ही सिलेबस नहीं पता होता जो ना आप जब पूछेंगे तो ऐसी चीजें नहीं है। पहले उसको एनालाइज करना, पुराने पेपर्स को देखना कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, कितने नंबर्स के आते हैं। तो जब आप ये जानकारी लेते हैं फिर आपको पता चलता है कि कौन से मटेरियल्स उठाने और कैसे तैयारी करनी। बहुत अच्छी बात बताई है ना, कि सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस से रूबरू होना है, पुराने प्रश्न देखना है, फिर उसके बाद आप जो है गाइडेंस लें। और साथ में जैसे सर ने बताया कि एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं, उसके बाद जो टॉपिक्स की बुक्स मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं तो, और कोई फैक्चुअल चीज़ें पढ़ना मेंस के लिए, राइटिंग का, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए सर, मुझे लगता है कि जैसे मेंस की बात करें, है ना, मेंस की बात करें, मेरा एक विचार है कि तथ्य, तर्क और मूल्य, बहुत अच्छी बात, ये तीन चीजें, इन तीन पे टिका हुआ है जो एक आधार स्तंभ है मेंस का, कि आपके पास में तथ्य होने चाहिए, आपका वो तर्क होना चाहिए, और जितना मूल्य, इवन जैसे आपके थॉट होते हैं, किसी पर विचार होता है तो आप कितना उसको अच्छी तरीके से रख सकते हैं, अपनी बातों को समझाने का प्रयास एक मूल्य के तौर पर। तो जब ये तीनों को सर एक बैलेंस बना के हम उसको करते हैं तो वो चीजें जो है वो आसान होती हैं। बहुत अच्छी बात बोले, तथ्य, तर्क और मूल्य जी। तो इसमें जैसे आप देखें, हम मेंस का जैसा हमारा सिलेबस है तो इसमें तर्क और तथ्य दोनों, तथ्य भी हम देखेंगे तो तथ्य पोर्शन भी काफ़ी इंक्लूड हो जाता है, स्पेशली लैंग्वेज का पेपर देखें तो आपके हिसाब से मतलब क्या सारे पेपर समान आपको स्कोर दिला सकते हैं या कुछ डिफरेंट हो सकता है अप्रोच? देखिए सर, जैसे पहले के आपने मतलब कैसा तैयार किया था? सर जैसे मैंने 2017 का भी पैटर्न दिलाया जो पुराना पैटर्न था, उसके बाद जस्ट 2018 में मैंने नया पैटर्न दिलाया। तो मैंने ये देखा सर कि जो पहले की जो चीजें थी वो थोड़ी सी अलग थी वहाँ पर, है ना, कि लाइक अलग अलग पेपर्स जो थे, किसी में अपने को ज्यादा मार्क्स लाके, विज्ञान का, गणित का अलग पेपर, जी, तो वो करके हम जो है अच्छी हासिल कर सकते थे। लेकिन सर ऐसा है कि आज के पैटर्न में चीजें ऐसी हैं कि आप किसी भी पेपर को इग्नोर नहीं कर सकते, जी जी, है ना। हम देखेंगे कि आज जो है 500 पेपर, जो 5 पेपर कभी हमको 90 नंबर सबसे ज्यादा नंबर दिलाता था, टॉप का नंबर था 200 में, वो आज 130 नंबर तक चले जा रहा है, 140 नंबर मिल रहा है ना। तो आप ऐसा है कि कोई भी पेपर को ये नहीं कर सकते कि हम ये चीजों में है कि हम इस पेपर में कम करें, इस पेपर में ज्यादा तैयारी करें। आपको फोकस पूरे पेपर पर करना है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जैसे लैंग्वेज का पेपर, हम लैंग्वेज के पेपर को कभी 1 महीने में तैयार नहीं कर सकते, 1-2 महीने में कभी नहीं हो सकता जितना नंबर हमको चाहिए। कहना भी ऐसा है कि हर पेपर पहले जैसा नहीं रहा है, आपको ओवरऑल तैयारी साल भर अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आपका एक अच्छा डिसेंट स्कोर आएगा। ठीक है। और मेंस के लिए कुछ राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह आप कैसे करते थे? सर मेरा ऐसा मानना है कि बिना टेस्ट सीरीज, बिना राइटिंग प्रैक्टिस के हम फतेह नहीं कर सकते, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो। तो मुझे लगता है कि सर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ऐसा था कि मैं दोनों चीज़ें यहाँ पर यूज़ करता था। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कोचिंग जो संस्थान आयोजित करते हैं टेस्ट सीरीज, उसको भी मैं दिलाता था, साथ ही साथ अपने घर में भी प्रैक्टिस करने के लिए रखा रहता था। इवन सर मैं कहूँ तो जैसे वो मेंस का जो 4 दिन होता है 7 पेपर के लिए, तो मैं वैसी माहौल में अपने घर में तैयारी करता था। अरे बहुत अच्छी एक मॉक ड्रिल हो जाती थी। जी जी सर, अपने उसी पैटर्न में कि 9 से 12 करना है, फिर 2 से 5 करना है, तो लगातार 4 दिन में उसको खुद रखता था, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में कि इतना है तो इतना ही करना है। तो ये चीज को बहुत अच्छी चीज बताई है आशीष ने कि किस तरह से आप मॉक ड्रिल के थ्रू भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं खुद से ही। मतलब आप लगातार 3-3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस कर सकते हैं दिन में 2 बार। और सर ऐसे के पेपर के लिए कुछ स्ट्रेटेजी आप शेयर करेंगे? जी सर देखिए, मैं ऐसे के लिए बच्चों को बताना चाहूँगा कि बच्चे अभ्यर्थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सर मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा है कि निबंध का पार्ट के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि आप दोनों को चीज़ों को रखो कि आपको
आप पैराग्राफ में भी लिखना आप सीखिए और उसको पॉइंट्स में भी लिखना सीखिए। इवन जैसे मैं प्रयास कर रहा था, जो अभी मैं बात किया हूँ सभी से, इवन 4 साल से जो मैं दिलाया हूँ उसमें मैं पैटर्न को समझने की कोशिश किया हूँ कि आप ना हेडिंग देने की कोशिश कीजिए उस ऐसे के पार्ट में, जैसे कि इस योजना की आवश्यकता है ना, इसके कारण ऐसा करके अलग अलग संवैधानिक प्रावधान, ये पॉइंट्स हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन उस पॉइंट्स के अंतर्गत आपको पैराग्राफ में लिखना है, ये कोशिश करनी है। मतलब आप हेडिंग्स देकर चलें। हाँ, हेडिंग और जिससे सामने चेकर या पढ़ने वाले को भी आसानी हो। जी सर, अच्छी बात है। सर, आप गाइडेंस या फिर मार्गदर्शन का रोल कैसा मानते हैं तैयारी में? सर मुझे लगता है कि क्योंकि जैसे अपन सब अभ्यर्थी रहे हैं और तैयारी आदमी को इंडिविजुअल खुद ही को करना रहता है, और इसमें गाइडेंस का कैसा रोल है? देखिए सर, मुझे लगता है कि एक मेरा विचार है, जी रखना चाहूँगा कि बिना गाइडलाइन के चीज़ें नहीं हासिल की जा सकती। अब कई अभ्यर्थी मुझसे प्रश्न करेंगे कि सर ऐसे में आप बोल रहे हैं कि केवल कोचिंग ही होना चाहिए, तो मेरा ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोचिंग ही हो, लेकिन ऐसे सब आपके गाइडेंस के माध्यम होते हैं। इवन आप YouTube चैनल के थ्रू अगर पढ़ते हैं तो वो आपका गाइडेंस होता है। आप किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं, वो आपका गाइडेंस होता है। मित्र मंडल, और आप अगर आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके कुछ ना कुछ मोटिवेशन सोर्स होते हैं, आपके सहयोगी होते हैं, आपके मित्र होते हैं, ये सारे आपके गाइडलाइन ही तो हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको यही चीज करना चाहिए। मेरा विचार है कि जो पॉसिबल हैं, जो कैपेबल हैं अगर कोचिंग लेने के लिए, तो वो बिल्कुल करें, और जो नहीं है कैपेबल उनको मैं 100% बोलना चाहूंगा कि आप पूरी तरह सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, टॉप 1 भी कर सकते हैं। तो कोई भी ये बाधा नहीं है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मतलब गाइडेंस एक हिसाब से आपको डायरेक्शन प्रदान करेगा, क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है। जी सर। बाकी आपकी मेहनत ही मेन है, बाकी तो सेल्फ स्टडी वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो बहुत अच्छी बात बताई सर ने। आप कैसे, जैसे आप 4 बार आपने दिया, चौथा तीसरी बार में आपको SLR का पद मिला, इस बार भी सर का 68 रैंक आया है, तो इसमें मतलब कैसे कंटिन्यू खुद को मोटिवेट करना, और जैसे सर की हॉबी सिंगिंग है, काफ़ी अच्छा गाना गाते हैं सर, तो मतलब ये हॉबी आपको मोटिवेट रखने के लिए काम करती है? मतलब ये सबके साथ इशू होता है, एक स्टेज के बाद आदमी नहीं कर पाता तैयारी, तो कैसे मैनेज करते थे सर? सर मैं बताना चाहूँगा इस बारे में कि ऐसा होता है कि ये ऐसा दौर होता है ना, चाहे UPSC CGPSC जैसा एग्जाम दिला रहे हैं आप कई बार निराशा के दौर से गुजरते हैं, है ना। इवन मैं कभी मुझे मौका मिला, आगे एक स्टेज प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं अपनी जर्नी पूरी तरह शेयर करना चाहूँगा कि कैसे एक अभ्यर्थी अचानक सा एक नंबर से चूक जाता है, उसको एक नंबर से रैंक नहीं मिल पाती है, तो कभी उसका जो ख्वाब होता है वो उसको नहीं मिल पाता है। तो सर ऐसा होता है कि एक जो स्टेज होता है ना कि आपको जो सफलता मिली है, तो उसके भी 2 नजरिए होते हैं। किसी के लिए वो सफलता ऐसी होती है कि इसको तो सब मिल गया, इसको सब हासिल हो गया। किसी के लिए ऐसी होती है कि यार मुझे ये करना बाकी है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, जो मेरे 68 रैंक दोनों में प्राप्त हुए, तो मुझे और किसी चीज का ड्रीम था, तो ऐसा हुआ कि वो मुझे हासिल नहीं हुआ, तो मेरी नजर में वो मेरी असफलता ही है। मैं उसको सफलता नहीं मानता कि यार मैं संतुष्ट हो जाऊं, ये चीजों में कर लूं। तो मुझे लगता है कि अपने अपने दौर की वो चीजें होती हैं, और सेल्फ मोटिवेट रहना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको कितनी भी बाहरी चीजें हो जाए, आज जैसे सर हम वीडियो बना रहे हैं तो 2-3 दिन तक, हफ्ते भर 10 दिन लोग मोटिवेट रह सकते हैं, लेकिन जब से वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा, आपका समर्पण नहीं आएगा, तब तक वो चीजें हासिल नहीं हो सकती। ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा ये सही बात। तो सेल्फ मोटिवेट रहना। और रही बात हॉबी की, तो हॉबी बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी जो एक किताबी कीड़ा होता है, पढ़ाकू सा होता है, जो सब कुछ भूल जाता है, यही वो कभी डिप्टी कलेक्टर के जैसा मतलब प्राप्त कर सकता, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन उसके लिए हासिल करने के लिए ये चीजें ऐसे नहीं है कि आपको उसी में भिड़े रहना। आपको हर चीज फॉलो करनी है। आप बिंदास रहिए, फ्री होकर स्टडी कीजिए। आप क्वांटिटी स्टडी की जगह क्वालिटी वाली जो स्टडी होती है उस पर ध्यान दीजिए। जी, बहुत अच्छी, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, बताया सर ने। और साथ में हॉबी को भी परस्यू करिए। आपका जो खाली समय रहता है उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर आती है ये चीज़, है ना। और साथ में जो तैयारी के लिए कंटिन्यूस सेल्फ मोटिवेशन के लिए भी बताया, तो आपकी हकीकत आप खुद जानते हैं, इंडिविजुअल खुद जानता है। तो हर किसी का, जैसे सर ने बताया, अभी भी उस खुद को सक्सेस नहीं मान रहे हैं, तो वो हालांकि ये कईयों के लिए इंस्पिरेशन सोर्स हैं,
है ना, तो वो ही चीज़ आपको ड्राइव करेगी। जी सर, है ना, कि सक्सेस होना है, यही चीज़ आपको ड्राइव करेगी। कहूँगा कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करते थे? सर इंटरव्यू के लिए ऐसा है कि एक इंटरव्यू और ऐसे सब्जेक्ट ऐसा होता है ना कि वो कभी भी उसकी एकदम अलग से आप तैयारी नहीं कर सकते। जी, मेरा अगर विचार है तो इंटरव्यू और जो निबंध का पार्ट होता है, जब तक आप पूरी चीजों को समझ लेते हैं, जब आप सारे सब्जेक्ट को पढ़े हुए हैं, आपको सब चीजें हो जाती है ऐसे के लिए जैसे बता रहा हूँ, तो अपने आप चीजें लिखाती है, क्योंकि इसमें आर्थिक परिप्रेक्ष्य आना है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आना है, सांस्कृतिक आना है, सामाजिक आना है। तो ये सारी चीजें कब आएंगी? जब हम सारे, जब आपका पूरा माइंड डेवलप। इवन वैसे जब इंटरव्यू का दौर आता है तो मेंस के दौर में, तो सर मैं बताऊं कि जितने बार में मेरे इंटरव्यू को जो ज्यादा नंबर मिले हैं उसमें मैंने सबसे कम पढ़ा हुआ था, और जितने बार मुझे इंटरव्यू में कम नंबर मिले हैं उसमें मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा था। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि एक पढ़ने वाली चीजें हैं, बस आपकी चीजें जो हैं डेवलप होने वाली चीजें, वो ऐसा रहता है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं उसी दौर से आपको क्या करना है, अपने पर्सनैलिटी को वैसा बना के रखना है, आपके बात करने का तरीका वैसा होना चाहिए, आपकी सोच वो होनी चाहिए, आप में एक डेडिकेशन की भावना होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये स्टार्टिंग सही होता है। तो मतलब सर, जैसा सार में मैं बोलना चाहूँ तो सर बता रहे हैं कि जब आप इतने दिन की तपस्या करेंगे तो वो चाहे ऐसे का पेपर हो चाहे इंटरव्यू में हो, निखर कर आएगी। जी है ना, बहुत अच्छी बात है। और जैसे यूथ आज की डेट में है तो जनरली जैसे प्रभावित हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग अभी अचानक से इंटरेस्टेड हो गए हैं सिविल सेक्टर के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। तो मतलब सिविल सर्विसेज में क्यों एक यूथ को आना चाहिए? मतलब आप जनरली लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ इंस्पायर करती है, लोगों को लगता है पावर है, रुतबा है, लेकिन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि सर मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है सिविल सर्विस के लिए वो ऐसा है कि हमें एक ऐसा काम करने का मौका जो हम चाहते हैं, जी, है ना, एक अथॉरिटी हमको मिलती है कि उस कार्य को करना लोगों के लिए। अब बीच में जाकर देखिए सर, जैसे हमारे विभाग में है तो जैसे आगे और इसमें प्रोसेस में आएगा तो पेंशन वाले विभाग हो गए, चाहे वो पूरी खेती जो संबंधी होती है ना, फसल संबंधी होते हैं, इवन जो है उनके लिए जो दिव्यांगों की सहायता वाली चीजों में है, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, पूरा एक कह देना सर कि राजस्व डिपार्टमेंट सारी चीजों को संभाल कर रखता है। तो अगर आपको इतना कुछ मौका मिल रहा है लोगों के लिए करने के लिए, तो ये कहीं और नहीं मिल सकता आपको। सिविल सर्विस के बिना आप दूसरे डिपार्टमेंट में देखेंगे, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप केवल इंजीनियरिंग का चीजें देखेंगे, आप मेडिकल में है तो मेडिकल वाली चीजें देखेंगे, सब अपना बहुत बड़ी चीजें अपनी चीजें कर रहे हैं। लेकिन जो सभी चीजों को एक समन्वय का कार्य करता है, सभी चीजों को बनाकर रखने का कार्य करता है, वो आपको एक अधिकार जो है वो सिविल सर्विस देता है। तो मुझे लगता है कि सर ये सारी चीजें मुझे प्रभावित की और मुझे लगा कि मैं आके लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात। मतलब सर के हिसाब से जो बता रहे हैं कि एक इंडिविजुअल को बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने का मौका मिल सकता है और अपना योगदान वो देश की तरक्की में भी दे सकता है। और इसी कारण जो हम इतिहास में पढ़ते भी आए हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बहुत सही बात बता रहे हैं सर। और मेरा लास्ट क्वेश्चन इसी में है ना, तो मेरा है कि आप यूथ के लिए बताना चाहेंगे या जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे उनके लिए कि क्या एक फॉर्मूला हो सकता है सक्सेस के लिए, या मतलब सिविल सर्विसेज में सक्सेस के लिए, या कोई शॉर्टकट? तो सर ने जैसे मुझसे पूछा कि कोई फॉर्मूला होता है या फिर कोई शॉर्टकट है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लाइफ में चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है ना। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ें, हर चीज़ें आपको अपने से तैयार करनी है, अपने से अपने आत्मविश्वास के दम पर चीज़ें हासिल करनी है। तो कोई भी शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए। एक बड़ी चीज़ के लिए जिसके लिए आप गए हैं, एक बड़े सपने बुने हुए हैं, उसके लिए शॉर्टकट रास्ता तो नहीं। जैसे मैं बताना चाहूँगा इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ऐसा होता है कि जो जिस चीज़ के लिए असफल हुआ है वो उस चीज़ों की उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। मुझे अभी तक डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसकी जो प्रतिष्ठा है ना, वो शायद एक अच्छे से मैं कोशिश कर सकता हूँ उसको बताने का कि वो क्या है ऐसा। तो मुझे लगता है कि ये जो सक्सेस प्राप्त करना है उसके लिए मैं ना तो परिश्रम को ऊपर रखता हूँ, है ना ही मैं किसी चीज़ को ऊपर रखता हूँ। मैं सबसे बड़ी चीज़ रखता हूँ ऊपर में, वो है आत्मविश्वास। जब तक आप में खुद में आत्मविश्वास नहीं आएगा कि मुझे ये करना है, मैं ये बनूंगा, तब तक आप इस चीज़ को जीत नहीं सकते।
आप तो बाहरी लोगों से चलिए जीत जाएंगे कि उन लोग क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, उसको आपको हटाना ही पड़ेगा। लेकिन आपको खुद के अंदर ये डेवलप करना पड़ेगा कि मेरे अंदर आत्मविश्वास है, मैं कर लूँगा। अगर मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे 2 बार के प्री बिल्कुल 15 से 20 दिन में निकले हुए हैं, क्योंकि इसके पहले रिजल्ट आता था, एक डिप्रेशन भी रहता था, तो वहाँ से निकलना रहता था। तो ये कैसे होता था? क्योंकि मेरे अंदर आत्मविश्वास रहता था कि मैं इसको कर लूँगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने ऊपर खुद पे विश्वास रखिए, आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको यूपीएससी भी करना है, कलेक्टर भी करना है, तो आपको देर सवेर वो हासिल होगा ही। बस खुद के ऊपर विश्वास जरूरी है। और विश्वास के साथ साथ मुझे ये मानना है कि एक समर्पित व्यक्ति ही एक जर्नी को एंजॉय कर सकता है और उस मंजिल को पा सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल फ्री होकर स्टडी कीजिए, अपनी स्ट्रेटेजी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बिना शेड्यूल के सर, बिना अनुशासन के हम चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। आपको अनुशासित बनना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो बहुत अच्छी बात बताई जैसे आशीष ने कि शॉर्टकट कोई नहीं होता है, आपको तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और तभी सफलता मिलेगी। तो पीएससी आसानी से नहीं मिलती है। तो आपने अगर सपना देखा है उसको संभाल कर रखिए और मेहनत करते रहिए। तो पीयूष मिश्रा जी की जो पंक्ति है वहाँ पर कि कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। कहने का मतलब ये है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो ये हमेशा हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमको लड़ते रहना है। आप लगे रहिए, सफलता बिल्कुल मिलेगी। और अंतिम रूप से मैं अपनी बात पंक्तियों के साथ में खत्म करना चाहूँगा कि आपने सुना होगा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसमें एक अंतरा है जो मैं सुनाना चाहूँगा कि डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश कीजिए, एक ना एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आपको इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि सब कुछ आपके पास में होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.